की ज़िंदगी जब वो सेवा काल में होता है तब कैसी होती है और रिटायरमेंट के बाद एक आईएएस समाज में क्या परिवर्तन देखना चाहता है, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, संवाद भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश के रिटायर आईएएस अधिकारी के.आर. भारती जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पहला सवाल आपसे, आपने विभिन्न पदों पर काम किया है, आप डीसी रहे हैं अलग अलग ज़िलों में, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवा काल के दौरान का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर हम बोलना चाहते हैं लेकिन सेवा काल के दौरान हम उन बातों को सामने नहीं रख पाते। अब क्या सोच रखते हैं? प्राकृतिक तौर पर सेवा में और सेवा के बाहर बहुत फ़र्क होता है, लेकिन आप जो दोनों फेज़ है लाइफ के, जो सेवा वाला है और सेवा के बाहर वाला है, दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। ये जीने का ढंग आना चाहिए। सेवा में थे तो बहुत सारा समय जो था वो सरकारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में लगता था, और सेवा में रहते हुए भी मुझे साहित्यिक रुचि थी, तो थोड़ा सा समय मैं साहित्य के लिए भी निकालता रहा। और अब रिटायरमेंट के बाद मुझे ज़्यादा वक्त मिलता है साहित्य रचने के लिए, तो मैं ना अपना समय जो है साहित्य में लगा रहा हूँ, कहानी, कविता और सोशियो कल्चरल बुक्स लिखने में बिता रहा हूँ। हिस्ट्री भी आप हिमाचल प्रदेश की कवर करते हैं? जी, मैंने हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश भी लिखी है। इसके साथ साथ मेरी 9 अन्य पुस्तकें भी हैं जो विभिन्न विषयों पे हैं। जैसे मैंने कहा, पोइट्री पे भी हैं, स्टोरीज़ पे भी हैं, दोनों हिंदी और इंग्लिश में। और मैंने पांगी एंड पंगवाज भी लिखी है, चंबा, हिमालय और कई तरह की ट्रेवलॉग्स भी लिखे हैं। कुल मिला के मेरी 9 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आपने अपना ज़्यादा समय चंबा के पांगी क्षेत्र में बिताया है। पांगी और पंगवाल भी शायद उसी से मिलता जुलता आपकी एक क्रिएशन है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये कब सोचा ये पांगी और पंगवाल जैसे कॉन्सेप्ट को हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने लाया जाए? इसके पीछे क्या सोच थी? उस समय आप क्या मन में सोच रहे थे और क्यों ये आपने किताब लिखी थी? पांगी एक बड़ा दुर्गम स्थान है, हिमाचल का आप कह लीजिए सबसे दुर्गम स्थान है, चंबा जिला में है। और जब मैं वहाँ गया था, मेरी पोस्टिंग हुई थी 1986 में, तब 2-3 रूट्स थे हमारे। एक तो चंबा से होके ज़्यादा साच पास होके जाना पड़ता, 15,000 फीट की हाइट चढ़ना पड़ता था, और दूसरा रास्ता लाहौल से था, वहाँ रोहतांग पास, लेकिन बस जाती थी उस वक्त, गाड़ियाँ जाती थी। एक स्थान आता है उदयपुर से आगे रोहली, वहाँ से हमें पैदल चलना पड़ता था। और जो चंबा वाला रास्ता उसमें लगभग 53 किलोमीटर चलना पड़ता, यहाँ से 43 किलोमीटर चलना पड़ता लाहौल के रास्ते से। एक और लंबा रास्ता है जहाँ जो सर्दियों में आमतौर पर आते जाते थे, जहाँ पास नहीं था, कोई माउंटेन पास नहीं था। पर वो जब मैं गया था एक बार सर्दियों में अपने परिवार के साथ, मुझे 116 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। बीच में थोड़ी थोड़ी लिफ्ट मिलती रही, लेकिन 116 किलोमीटर पैदल चला। हम 8वें दिन वहाँ पांगी में पहुँचे थे। बड़ा दुर्गम स्थान था। वहाँ का मैंने देखा कल्चर भी डिफरेंट है, कस्टम बहुत डिफरेंट हैं, लैंग्वेज डिफरेंट है। वो लोग इस पहाड़ियों पे इतने दूर कैसे बसे होंगे, इसने मुझे बड़े हैरानी में डाला था। और मैंने लोगों से मिलना जुलना, जो लिटरेचर उपलब्ध हो सका वो पढ़ना कि कैसे लोग यहाँ बसे होंगे, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे एक पुस्तक बन गई पांगी एंड पंगवाल करके, जो हिस्ट्री और सारे कल्चर को समेटे हुए है। देखिए, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपने शांता कुमार जी का काल भी देखा, आपने पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का काल भी देखा, आपने जयराम के काल में भी काम किया, तो इनमें क्या बात आपको अलग लगी? क्योंकि हर नेता अपने स्तर पर अलग काम करता है, अलग कार्यप्रणाली होती है। एक अधिकारी के रूप में आपकी क्या राय थी कि किस मुख्यमंत्री का कैसा काल रहा है, कैसी सोच रही है? ये हिमाचल का सौभाग्य रहा कि एक से बढ़कर एक सीएम जो हिमाचल को मिले। 1985 में जब हिमाचल प्रशासनिक सेवा में आया और 2001 में मैं आईएएस में प्रवेश किया प्रमोशन के माध्यम से, तो मैंने लगभग सभी मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है और सभी में कोई ना कोई विशेषता थी। जैसे शुरू में आपने कहा, जब हम आए थे तो राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद शांता कुमार जी आए। वीरभद्र सिंह जी का नाम शायद मैंने स्किप किया था। हाँ। जब मैं आया 85 में तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे। वाइस परमार जी जो सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे हिमाचल के, वो हिमाचल निर्माता के रूप में
जाने जाते हैं। अगर वो ना होते तो हिमाचल का नक्शा कुछ और होता, हिमाचल शायद बनता भी या नहीं बनता। तो उन्होंने जो जिद्दोजहद की है स्टेटहुड तक, हिमाचल के बनने से 15 अप्रैल 1948 से 25 जनवरी 1971 स्टेट बनने तक उनका ही योगदान रहा है। और जैसे आगे कहा कि शांता कुमार जी आए 77 के बाद, और मैंने जैसे कहा कि पहले थोड़ी देर रामलाल जी भी आए थे 83 से, तब मैं HAS में नहीं आया था। 85 में वीरभद्र जी आए, तो वीरभद्र जी को एक फाइटर CM के रूप में जाना जाता है पूरे हिमाचल में। वो हर परिस्थिति में अपने दम पर ही शासन करते रहे, अपने टर्म्स पे शासन करते रहे, और उनकी ब्यूरोक्रेसी पे भी बड़ी पकड़ थी। अच्छा सर, आपको एक रोकना चाहूँगी, बार बार हर मुख्यमंत्री के विषय में कहा जाता है कि इस मुख्यमंत्री की ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ बहुत मजबूत है। ये ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ क्या अर्थ माने हम? ये मतलब जैसे होता है कि पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाते कौन है? सरकार, जिसका मुखिया CM होता है। इम्प्लीमेंट किसने करनी होती है? आगे जो एग्जेक्टिव है, ब्यूरोक्रेसी है, खास करके हमारी टेक्नोक्रेसी है, इंजीनियर्स हैं, दूसरे हैं, डॉक्टर्स हैं। इम्प्लीमेंट तो ऑफिसर्स लेवल पे होती है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो, उस पर पकड़, उसकी मॉनिटरिंग, वो बहुत रही। बस मैं यहाँ आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ कि सभी CM में रहा। जैसे मैंने कहा 22 परमार को हिमाचल निर्माता के रूप में, वीरभद्र जी को फाइटर CM के रूप में, और उसके बाद शांता कुमार जी थे, वो पानी के CM के रूप में जाने जाते हैं। बहुत काम किया उन्होंने, और स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनका रहा। नो वर्क नो पे जैसे पॉलिसीज़ जो थी वो उनके समय में आई। प्रेम कुमार धूमल जी को सड़क के CM के रूप में जाना जाता है। उनके टाइम में बहुत काम करने का तरीका बहुत अच्छा था। एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस बहुत कम थी। मैं 2 जिलों में DC रहा हूँ, ऊना और कांगड़ा में। मुझे एक बार भी कोई इंस्टांस याद नहीं है जिसमें उन्होंने कोई इंटरफेयर किया हो कि इसका काम ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। उन्होंने पूरी छूट दे के रखी थी। और जब कभी मीटिंग होती थी तो वो अप्रिशिएट करते थे, मतलब गुड क्वालिटीज़ को लेके, ना कि किसी चीज़ को स्नब करते थे। अगर कुछ बताना भी तो अकेले में बताते थे कि ऐसा ऐसा कुछ करना है, लेकिन कभी इंटरफेरेंस नहीं हुई। मुझे बड़ा अच्छा पक्ष लगा, उन्होंने कभी इंटरफेरेंस नहीं की। जयराम जी ठाकुर के मैं डायरेक्ट नहीं रहा, क्योंकि मैं 2015 में रिटायर हो गया। वो 2017 में आए थे, लेकिन उनके समय में मैं कुछ वर्षों के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो बहुत उन्होंने कोशिश की शुरू में अपने जो आरंभिक काल था कि इंडस्ट्री हिमाचल में आए, उसके लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल मीट जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल मीट धर्मशाला में करवाई भी, और बड़े सार्थक प्रयास किए। अब बीच में कोरोना आ गया, कितनी सफलता जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई। बहुत सरल स्वभाव के हैं, और उनकी भी पॉलिसीज़ अच्छी रही हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट काम नहीं कर पाया हूँ उनके समय में। अफसरों के विषय में एक और बात कही जाती है कि अफसरों पर पॉलिटिकल प्रेशर बड़ा ज़्यादा रहता है। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आपके पास आया हो और आपको कभी धमकाया हो, या फिर आपको चेतावनी दी हो कि अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो आपकी शिकायत मैं फलाने मंत्री से कर दूँगा? आपके साथ कभी ऐसा हुआ? कई बार होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो बोलते हैं लोग, लेकिन कुल मिला के कोई ऐसा हादसा या ऐसा कोई वाक्य पेश नहीं आया। लेकिन एक बात ज़रूर होती है कि जब हम एक सेट में, एक पॉलिटिकल सेट में या एक गवर्नमेंट में काम करते हैं, फिर बदलाव होता है, तो जब दूसरी गवर्नमेंट आती है, जो गार्ड्स चेंज होते हैं, सरकार चेंज होती है, तो ऑफिसर्स की विक्टिमाइजेशन होती है, और उसमें कलीग्स और उसमें पॉलिटिशियन दोनों का ही हाथ रहता है। वो सोचते हैं कि शायद वो पिछली सरकार में प्लम पोस्टिंग में थे, अभी इनको कहीं 3rd क्लास पोस्टिंग मिल गया। ऐसा मैंने देखा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ऑन द चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती रही है। हाँ, होती रही। सर, आपसे एक और भी बात जानना चाहूँगी। जिस तरह हम कहते हैं कि सरकार बड़े कर्जे में है, वर्तमान सरकार हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, सरकार कहती है कि हम पर कर्ज बड़ा भारी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कर्ज के पीछे की परिभाषा क्या है? अगर कर्ज है तो फिर सरकारें कैसे चलती हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। क्योंकि जब भी हम भी
सरकार में हमने एंटर किया था तो हमें भी यही बोलते थे, जब हम गाड़ी खरीदने के लिए कोई केस भेजते तो देखो हमारी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, इकॉनमी मेजर्स हमेशा हमें यही सुनने को मिला। मैं स्वयं भी 2.5 साल फाइनेंस में रहा हूँ, हम भी लोगों को ये कहते रहे कि फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, और इसमें सच्चाई भी है। एक्चुअली हमारा जो प्रदेश है, हिमाचल स्टेट है, वो एक पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के हिसाब से और कल्चरल आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी ये स्टेट। 25 जनवरी 1971 को हमारा पूर्ण राज्य बनी तो 15 अप्रैल 1948 को थी। लेकिन इसके पीछे एक ही रहा कि हमारी कस्टम एक जैसी हैं। हम बोलते थे जो हिल स्टेट्स हैं, हिल एरियाज़ हैं पंजाब के, वो भी हिमाचल में मिलना चाहिए, विशाल हिमाचल की बात चलती रही। तो हम पॉलिटिकल एस्पिरेशन और कल्चरल आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए स्टेट बने थे। इकोनॉमिक वायबिलिटी हमारी तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम इतने ज़्यादा नहीं हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल असिस्टेंस पर डिपेंड करना पड़ता है, और जो फिर भी गैप रह जाता है वो हमें कर्ज़ों से करते हैं। तो अभी भी हमारे ऊपर लगभग 75 लाख का कर्जा है, और हर सरकार को कर्जा लेना पड़ता है। कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कि बिना कर्जे के वो चला लेंगे, क्योंकि हम बजट साइज़ ज़्यादा पेश करते हैं। हमारी डेवलपिंग स्टेट है, हमारी स्टेट डेवलपिंग है, हम ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम डेवलपमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्चना। अगर डेवलपमेंट पे पैसा खर्चना है तो कुछ पैसा चाहिए, और बहुत सारा पैसा हमारे सैलरी पेंशन वगैरह पे निकल जाता है, तो डेवलपमेंट के लिए कम बचता है। कोशिश ये रहती है हर सरकार की कि कोई डेवलपमेंट के लिए पैसा ला जाए, सेंट्रल स्कीम्स के माध्यम से ला जाए, और फिर भी अगर गैप रह जाए तो कर्जे से पूरा किया जाए। लेकिन कर्जे को अगर हम प्रोडक्टिव स्कीम्स पे खर्चते हैं, ज़रूरत इसमें ये होती है कि हम प्रोडक्टिव स्कीम्स खर्चें। अगर ये भी सैलरी और पेंशन पे जाता रहा तो फिर डेवलपमेंट जो है बड़ी मुश्किल होगी। धीरे धीरे अभी तो हमारी वो कहते हैं ना क्या बनी होती है, साख बनी है मार्केट में, हमें मार्केट बोरिंग मिल जाती है क्योंकि हम कर्जे को वापस कर रहे हैं। हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है 150-250 जो भी है 150-200 करोड़ के करीब हमारे इंटरेस्ट में जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन, और लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट वो भी हम बराबर कर रहे हैं। हमने कभी भी वो डिफ़ॉल्ट नहीं किया उसके ऊपर। लेकिन लोन एक मजबूरी है, एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी भी सरकार की एक मजबूरी है। धीरे धीरे जब हम अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा लेंगे तो हमारी जो लोन की डिपेंडेंस है वो शायद कम हो जाएगी। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की बात कही जा रही है। आप खुद डीसी कांगड़ा भी रह चुके हैं। आपके हिसाब से इस फैसले के पीछे सरकार की क्या सोच हो सकती है? आपके पर्सनल व्यक्तिगत विचार क्या हैं? मैं सोचता हूँ कि एक अच्छी सोच है। कांगड़ा ज़िला जो है सबसे बड़ा ज़िला है हिमाचल में, और जैसे हिमाचल के लिए कहा जाता है कि टूरिस्ट प्लेस फॉर ऑल रीजन्स एंड सीजन्स, वो चरितार्थ कांगड़ा के लिए भी होता है। कांगड़ा में एक सुजॉर्न बोलते हैं ना, समर सुजॉर्न तो है ही है, लेकिन विंटर गेम्स भी हैं, जो कहते हैं एडवेंचर गेम्स भी हैं, ट्रैकिंग है, हाइकिंग है, माउंटेनियरिंग है, पैराग्लाइडिंग है। फिर जो महाराणा प्रताप सागर है वहाँ पे वाटर गेम्स का बड़ा भारी स्कोप है, नेचर है। फिर हमारी एक ब्यूटी और है धर्मशाला की, वहाँ टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, हिज होलीनेस दलाई लामा वहाँ रहते हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म दोनों की संभावनाएं जो हैं बहुत ज़्यादा हैं कांगड़ा में। तो कांगड़ा को स्टेट की टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करना एक अच्छा विचार है, इसको धरातल पे उतारना चाहिए। नेता जो नीतियाँ बनती है, योजनाएं बनती हैं, वो नेताओं के हिसाब से बनाते हैं या कभी अफसर की अपनी भी एक व्यक्तिगत सोच रहती है? इसमें नीति निर्माण में अफसर का कितना रोल मानते हैं? मैं कुल मिला के ऐसा समझा जाता है कि पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम जो है वो तो हम सब जानते हैं कि लेजिस्लेचर का काम है। वहाँ पॉलिसीज़ बनती हैं, एक्ट पास होते हैं, वहाँ से निर्देशन होता है नीचे, और इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेज होती है वो ऑफिसर्स लेवल पे आती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के चाहे टेक्नोक्रेट्स है। लेकिन ये सब के रहते हुए भी वो थोड़ा सा डिफरेंस ला सकता है। जब वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसमें चेंज ला सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मैं पांगी में था, तो मैं एक जगह गया, वहाँ मुझे बताया गया कि यहाँ 10 बच्चे ग्लेशियर में दब गए थे, इसलिए वहाँ से कोई स्कूल नहीं जाता।
जब वो स्कूल जा रहे थे तो ग्लेशियर में दब गए थे। तो मैंने कहा आप कहाँ आते हैं, तो बोले 4 किलोमीटर दूर आना पड़ता है, तो वो कई लोग नहीं डालते, इसलिए अनपढ़ रह जाते हैं सारे। तो मैंने कहा उनके गांव में स्कूल खोल दे, तो कहता कि आप खोल दें तो सर बहुत मेहरबानी होगी। तो मैं एज SDM तो खोल नहीं सकता था, लेकिन मैंने सोचा, मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर भी था, मैंने कहा एक 600 रुपये पे एक टीचर रखते हैं, आपको आपके स्कूल में कर देते हैं, और जो भी 7-8 हज़ार रुपये टीचर की सैलरी आएगी, कमरा हम किराए पे ले लेंगे, वो हम प्रोजेक्ट से चलाएँगे। बाद में मुझे पता चला कि SDM के शायद ये प्रीव्यू में नहीं है स्कूल खोलना। प्रोजेक्ट में भी रेकरिंग स्कीम नहीं खोल सकते, एक टाइम तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हर साल सैलरी देना पड़ेगा, इस तरह नहीं कर सकते। फिर मैंने अपने ऑफिसर से डिस्कस किया कि सर मैंने ऐसे कर दिया है, मैंने करके, तो उन्होंने बोला कि आप कर नहीं सकते थे, लेकिन हम इसको मैटर टेकअप करते हैं गवर्नमेंट के साथ। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे पांगी में आए, तो लोगों ने कहा कि जी SDM साहब ने स्कूल खोल दिया था, ये बड़ी ज़रूरत थी हमारी ये, तो उन्होंने सारी स्थिति को समझते हुए उसको सरकारी कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि वो पॉलिसी में नहीं भी आती है कोई चीज़, आप कर सकते हैं। एक मैं स्मृति वन की बात करूं, मैं वहाँ एक जगह खाली थी रेस्ट हाउस के पास, तो मैंने सभी अपने ऑफिसर्स के साथ डिस्कस किया वहाँ, और अपने ऑफिसर्स से भी डिस्कस किया, और कहा कि एक हम स्मृति वन, मैंने एक कॉन्सेप्ट राजस्थान में देखी थी, मेमोरी फॉरेस्ट जिसको, सबसे हमने 50-50 रुपये लिए सिर्फ, जो अपने किसी की मेमोरी में प्लांट लगाने, और वो इतना सुंदर पैच बन गया फॉरेस्ट का कि बाद में वो जंगलात महकमे ने, फॉरेस्ट ने टेक ओवर कर लिया। तो कई बार ऐसा होता है, और भी कई जगह ऐसी चीज़ें आई कि आप विद डिफरेंस काम कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको आप अच्छी तरह, कई मैं DCs का सुन रहा था कि वहाँ लोग टीकाकरण के लिए आते थे तो पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे, तो उसने लंच की स्कीम वहाँ कर दिया अपने सोर्सेज से। तो वो है, कोई बड़ी पॉलिसी नहीं होती, सारी पॉलिसीज़ नहीं होती कि वो लेजिस्लेचर में जाएँ, आप छोटे लेवल पे भी काम कर सकते हैं। इट मेक्स ए डिफरेंस। मतलब आपके व्यक्तिगत सोच पर, आपके दृष्टिकोण पर निर्भर बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अफसर क्यों बनना चाहिए और क्यों नहीं बनना चाहिए? एक क्या कहते हैं इसको, सेल्फ मोटिवेशन होती है, एक समाज को देख के मोटिवेशन बनती है कि ऑफिसर बनना चाहिए। जब आप देखते हैं आस पड़ोस में समाज में किसको अधिमान मिल रहा है, तब भी दिल करता है कि जैसे मान लीजिए समाज में डॉक्टर को ज़्यादा अधिमान मिलता है, या इंजीनियर को मिलता है, या IAS ऑफिसर को मिलता है, तो आदमी की सोच ऐसी लगती है कि हम क्यों ना बने। साथ में ऑफिसर रहते हुए आदमी का सोच का दायरा बढ़ता है, कार्यक्षेत्र बढ़ता है, उसकी शक्तियों में इजाफा होता है, तो वो समाज के ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी बनते हैं, कुछ अपनी सोच को, अपने जो समाज की डेवलपमेंट की सोच को लेकर भी ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्यों नहीं बनना चाहिए? ऐसा कोई कारण मुझे नज़र नहीं आता कि क्यों नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये बात कह सकता हूँ कि अगर एक होड़ लगती है कि हमारा पड़ोसी ये बन रहा है तो हमें भी ये बनना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। अगर आप ऑफिसर नहीं बन पाते हैं, या IAS नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, तो और भी ज़िंदगी में कई अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें आप जा सकते हैं। पहले किसी समय पहले हमारे जब स्कूल में थे तो हमें पूछते थे कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो, योर एम इन लाइफ, तो बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर लिखते थे, लेकिन समय में बदलाया, अब लोग बोलते हैं मैं पुलिस अफसर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं IAS अफसर। इस तरह से समय के साथ साथ सोच बदलती रहती है। तो ये कारण नहीं है कि मतलब ये कारण जरूर है, जब हम देखते हैं अखबारों में, TV पे देखते हैं कि बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो एक सोच को लेके बढ़ते हैं और पेरेंट्स के विश को भी कैरी करते हैं। वो कह कि डॉक्टरी बनाना है, अगर कारणवश नहीं बन पाया तो वो थोड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं, जो कि अवॉइड करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको दोहन करना चाहिए। आज IAS KR भारती हमारे साथ थे। हमने एक अफसर के जीवन के विषय में भी बात की कि रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद दोनों में क्या डिफरेंस है, और सरकारें किस तरह से काम करती हैं, सरकारें योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से करती है। इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।